133 क्या तुम्हें सैकमी बाफीला फव्वारा चाहिए? हकीम तुरान की बात सुनते हुए ध्रुव मन ही मन सोच रहा था कि सच में मार्कस में एक हकीम का दर्जा कितना ज्यादा होता है। वो उस काले जादुई कोट को देखकर समझ पा रहा था कि उसे बनाने के लिए शायद 1 लाख सोने के सिक्कों से भी ज्यादा लग गए होंगे। इसी वजह से उसकी आंखें कोट को देखकर और बड़ी हो गई और उसने उस कोट को आंखों में एक चमक के साथ देखा। तभी उसके पास खड़े तुरान ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम चाहो तो इसे पहन सकते हो, अब से ये तुम्हारा हुआ। तुरान के मुंह से ये सुनते ही ध्रुव के कान खड़े हो गए और उसने खुशी में अपना सिर हिलाते हुए तुरंत उस कोट को पहन लिया। और फिर जैसे ही उस काले रंग के जादुई कोट ने ध्रुव के शरीर को छुआ तो तुरंत ध्रुव को एक चुस्ती महसूस होने लगी और वो तरोताज़ा हो गया। उसे कोट पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मखमल की चादर ओढ़ा हो। और उस खूबसूरत एहसास के साथ ही उस कोट से निकलती एक खुशबू जैसे ही ध्रुव की नाक के अंदर गई तो वो और ज्यादा खुश हो गया और उसे बढ़ी हुई ताकत महसूस हुई। साल भर की ट्रेनिंग की वजह से ध्रुव का शरीर अब काफी मस्क्यूलर हो गया था। वैसे उसके चेहरे में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन वो कोट पहनते ही अचानक ध्रुव के चेहरे पर भी हल्का तजुर्बा दिखाई देने लगा था। उसे इस तरह से बदलते देख पास ही खड़े हकीम तुरान और हकीम लोका मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगे। वो ध्रुव को ऐसे देखकर बहुत खुश थे और ये उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था। साथ ही उस हॉल में खड़े निया और ज़ेया भी ध्रुव में आए बदलाव को देखकर काफी हैरान दिख रहे थे। उन्होंने ध्रुव को बिना उस कोट के भी देखा था, लेकिन कोट पहनकर वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वही ध्रुव अपने इस नए पहनावे से इतना खुश था कि वो कोट की वाहवाही करते थक नहीं रहा था। और ध्रुव को इस हाल में देखकर हकीम तुरान भी बहुत खुश हो गए। वो जानते थे कि एक खुश हकीम दूसरों की जिंदगियों में कितना बड़ा बदलाव ला सकता था। और काबिल हकीमों को खुश करने के लिए हकीम एसोसिएशन लगातार कोशिश करता रहता था। तभी हकीम तुरान ने हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव के नतीजे के साथ हमारे आज के सारे टेस्ट खत्म हुए। मैं सभी हकीमों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी यहाँ आए। अब आप चाहे तो अपने अपने कामों में वापस जा सकते हैं। और तुरान के इतना कहते ही सभी लोग धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी हकीम तुरान ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा क्या? वो क्या है कि मुझे तुमसे थोड़ी बातचीत करनी है। ये सुनकर मुस्कुरा रहे ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए तुरान को जवाब दिया, बिल्कुल चेयरमैन। वैसे मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मुझे आपकी थोड़ी मदद की ज़रूरत है, उसी सिलसिले में बात करनी है। ये सुनकर हकीम तुरान ने हंसते हुए निया और ज़ेया की तरफ देखा और फिर दोनों को समझाते हुए कहा, निया और ज़ेया, मेरे ख्याल से तुम दोनों को भी बाकी पास हुए हकीमों के साथ जाकर अपना रैंक 1 का बैच और कोट ले लेना चाहिए। हमें कुछ बातें करनी है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। अपने गुरु की बात सुनकर निया चुपचाप अपना बैच और कोट लेने के लिए जाने लगी, जिसे देखकर ज़ेया भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन ज़ेया के चेहरे पर हल्का गुस्सा था, जिसके साथ उसने दांत पीसते हुए निया से कहा, हम लड़कियां हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। इस पर निया ने तुरंत ज़ेया को समझाते हुए कहा, चुपचाप चलते हैं यहाँ से। तुम जिस पर गुस्सा हो रही हो वो यहाँ के चेयरमैन है, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। अगर तुम भी उस लड़के जैसा बर्ताव चाहती हो तो तुम भी रैंक 2 का टेस्ट पास कर लो। ये कहकर निया मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर ज़ेया ने चिढ़ते हुए उससे कहा, इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? दे दूंगी मैं रैंक 2 का टेस्ट, कोई बड़ी बात थोड़ी न है। वैसे तो ज़ेया खुद को किसी से कम ताकतवर नहीं समझती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानती थी कि वो रैंक 1 का टेस्ट बड़ी मुश्किल से पास कर पाई थी, और इसका मतलब रैंक 2 का टेस्ट देने के लिए वो अभी बिल्कुल तैयार नहीं थी। दूसरी ओर हकीम तुरान और हकीम लोका ध्रुव को एक छोटे कमरे में ले गए, जहां एक टेबल और कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। वहां पहुंचते ही हकीम तुरान ने ध्रुव को कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ बैठो ध्रुव। ये सुनकर ध्रुव तुरंत एक कुर्सी पकड़कर बैठ गया और फिर बिना कोई वक्त ज़ाया किए ध्रुव ने दोनों हकीमों से सीधे मुद्दे की बात की, मैं आप दोनों महान हकीमों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप दोनों से कुछ न छुपाऊं। ये कहकर ध्रुव ने पहले ही जाहिर कर दिया था कि वो कोशिश पूरी करेगा सवालों के जवाब देने की, लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा हुआ जिसका वो जवाब न देना चाहे तो वो जवाब नहीं देगा। उसकी ये समझदारी देखकर हकीम तुरान ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, उम्र कम है लेकिन समझदारी में दम है। वैसे अब जो तुम हमारी एसोसिएशन में रजिस्टर हो ही चुके हो,
इसलिए हमें बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जैसे हम तुम्हारे गुरु के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जिस गुरु का नाम लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि जितना मेरे और हकीम लोका के जहन में है, इस पूरे ओहान साम्राज्य में तो विदुर नाम के कोई हकीम है ही नहीं। इस पर ध्रुव ने तुरंत हकीम तुरान को जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा हकीम तुरान, लेकिन मैं जब यहाँ के लिए निकला था तब मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि मैं उनके बारे में किसी को कुछ न बताऊं। वैसे मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूं कि फिलहाल मेरे गुरु किसी भी हकीम एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं। ध्रुव का जवाब सुनकर हकीम तुरान समझ गए थे कि ध्रुव के मुंह से उसके गुरु की जानकारी निकलवाना लगभग नामुमकिन था, और यही सोचते हुए वो अपना सिर हिलाने लगे। फिर उन्होंने हल्की उदासी के साथ ध्रुव से कहा, ठीक है, अगर तुम उनके बारे में हमें नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएंगे। वैसे मैं जानता हूं कि ओहान साम्राज्य में कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि दूसरे उनके बारे में कुछ भी जाने, इसलिए कोई बात नहीं। तुरान के इतना कहने के बाद उस कमरे में कुछ पल की शांति थी, जिसके बाद हकीम लोका ने ध्रुव से सवाल किया, अच्छा तुम हमें ये तो बता सकते हो कि जिस पर्पल आग को तुम काबू कर रहे थे वो पक्का कोई दिव्य रोशनी तो नहीं थी ना? इस पर ध्रुव ने हंसते हुए हकीम लोका को जवाब दिया, काश ऐसा होता हकीम लोका, मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्पल आग उस पर्पल तिलिस्मी रोशनी से निकल रही है जो मुझे तुक्के तड़ाके से एक उड़ने वाले तिलिस्मी शेर की गुफा से मिली। अब बस मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैंने उसे कैसे हासिल किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ। जब मैं तिलिस्मी जानवरों के इलाके में रह रहा था तब एक तिलिस्मी शेर बेवजह मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, और सच कहूँ तो अगर मेरे पास एक जादुई कवच नहीं होता तो मैं पक्का वही के वही मारा जाता। उस दिन के बाद से ही मुझे समझ आया कि ये तिलिस्मी रोशनी मेरी शक्तियों से मिल गई है। ध्रुव के मुंह से तिलिस्मी शेर का जिक्र सुनते ही दोनों हकीमों ने एक साथ हैरान होते हुए कहा, उड़ने वाला तिलिस्मी शेर। कोट। ये कहकर वो दोनों कुछ पल के लिए उस बारे में सोचने लगे, और उन्हें आखिरकार समझ आ ही गया कि उस पर्पल आग की वजह क्या थी। तभी हकीम लोका ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा तो ये पर्पल आग एक उड़ने वाले तिलिस्मी शेर की है। तभी मैं सोचूं कि ये इतनी जंगली क्यों लग रही है। वैसे जो भी है, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम इसे हासिल कर पाए। मुझे याद है बहुत सालों पहले भी ऐसे खूब सारे हकीम थे जो ऐसी तिलिस्मी रोशनी को हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन आखिर में ज्यादातर हकीम नाकाम रहे और कुछ तो वापस लौट कर ही नहीं आए। इतने में हकीम तुरान ने ध्रुव से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो अब ये सब, हमें कुछ काम की बात नहीं पता चली। खैर अब बताओ तुम हमसे क्या बात करना चाहते थे। इस पर ध्रुव ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए हकीम तुरान से कहा, वो क्या है कि मुझे एक खास चीज़ की ज़रूरत है और मैं नहीं जानता कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगी, तो क्या आप लोग वो चीज़ ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। ध्रुव का ये सवाल सुनकर हकीम तुरान ने तुरंत उससे पूछा, कौन सी चीज़। और इसके जवाब में ध्रुव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बर्फीला फव्वारा। ध्रुव के मुंह से ये नाम सुनते ही हकीम तुरान और हकीम लोका दोनों एक पल के लिए अपनी कुर्सियों में ही जम गए। फिर वापस होश संभालते हुए एक बार फिर दोनों ने ध्रुव से कहा, लड़के तुम शायद जानते नहीं हो लेकिन बर्फीला फव्वारा एक बहुत ही खास और बेशकीमती चीज़ है। सच कहूँ तो तुम्हारी मौजूदा ताकत को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ तुम्हारे किसी काम आएगी। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दोनों को जवाब दिया, लेकिन मुझे सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए क्या आप लोग हकीम एसोसिएशन में किसी ऐसे हकीम को जानते हैं जिसके पास बर्फीला फव्वारा हो? अगर आप चाहें तो मैं उसके बदले एक बहुत बड़ी रकम भी चुकाने को तैयार हूँ। ध्रुव की ये बात सुनते ही दोनों बुजुर्ग हकीम मुस्कुराने लगे, जिसके बाद हकीम तुरान ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, बर्फीला फव्वारा जैसी खास चीज़ को सोने के सिक्कों में नहीं तोला जा सकता, और अगर किसी हकीम के पास ये खास चीज़ हुई भी तो भी वो उसके बदले सोने के सिक्के तो नहीं ही चाहेगा। ये सुनने के बावजूद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हकीम तुरान से गुजारिश करते हुए कहा, मैं जानता हूँ हकीम तुरान, लेकिन फिर भी क्या आप लोग उसे खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्योंकि अगर सच में ऐसा कोई हकीम है जिसके पास बर्फीला फव्वारा हुआ तो शायद मैं उसे ऐसा कुछ दे सकूं जो उसे पसंद आ जाए। ध्रुव की जिद को देखते हुए हकीम तुरान थोड़ा परेशान हुए। फिर उन्होंने पास बैठे हकीम लोका की तरफ देखा और फिर उन्हें कुछ करने का इशारा किया। ये इशारा देखकर हकीम लोका ने ध्रुव को देखते हुए उससे कहा, कुछ देर इंतजार करो, और इतना कहकर वो वहां से बगल वाले कमरे में जाने लगे।
उन्हें जाते देख हकीम तुरान ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, बताओ, ये बूढ़ा आदमी इस एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन है। वैसे देखा जाए तो ये एसोसिएशन के काम करने के लिए बहुत आलसी है और बहुत बार तो मना भी कर देता है, लेकिन सौदे की बात आने पर सबसे आगे खड़ा हो जाता है। ये सुनकर ध्रुव चुपचाप मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा और फिर उसने अपने हाथ कुर्सी पर रखते हुए अपनी उंगलियों से उसे थपथपाना शुरू किया। दूसरी ओर हकीम तुरान ने अपना चाय का प्याला उठाकर उसमें से एक घूंट मारा और फिर वो नज़र उठाकर ध्रुव को देखते हुए सोचने लगे, क्या ये बर्फीला फव्वारा इसके लिए इतना ज़रूरी है। उसके बाद ध्रुव कुछ देर तक यूं ही इंतजार करता रहा, जिसके बाद उसे दिखा कि हकीम लोका दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहे थे। हकीम लोका के साथ एक बहुत मोटी किताब भी थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। फिर उन्होंने उस पुरानी और मोटी किताब को टेबल पर रखा और फिर पलटकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ करना लड़के, मैंने सारे नए सौदों के बारे में पढ़ लिया लेकिन मुझे ऐसा कोई हकीम नहीं मिला जिसके पास बर्फीला फव्वारा हो। दरअसल बात यह है कि एक तो ये बहुत खास चीज़ है और इसे संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे याद है कि एक बार एक रैंक 4 के हकीम को किस्मत से बर्फीला फव्वारा मिल गया था, लेकिन वो एक बहुत ही ठंडी जगह थी। पर बर्फीला फव्वारा मिलने के बाद भी वो हकीम उसे संभाल कर रख नहीं पाए और वो चीज़ एक झटके में सफ़ेद धुएं में बदलकर गायब हो गई। ये सुनकर ध्रुव को थोड़ा बुरा लगा और उसके चेहरे पर हल्की उदासी दिखाई देने लगी। फिर उसने अपना सिर हिलाकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अगर किसी के पास वो चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, और माफ़ कीजिएगा कि मैंने खामखा आप लोगों को इतना परेशान किया। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसे देखकर हकीम तुरान समझ गए थे कि ये एक झूठी मुस्कान थी और अंदर ही अंदर ध्रुव इस बात से बहुत उदास था कि वो जिस चीज़ की तलाश में था वो उसे नहीं मिल पाई। ये देखकर हकीम तुरान को भी उसके लिए काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने हकीम लोका की तरफ मुड़कर उनसे धीमी आवाज़ में सवाल किया, क्या सच में किसी के पास नहीं है। और तुरान के इस सवाल का जवाब देते हुए हकीम लोका ने टेबल पर रखी किताब को बंद करते हुए कहा, किसी के पास नहीं है। सच कहूँ तो मुझे भी इस लड़के के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस पर तुरान ने कुछ सोचकर ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, देखो, अगर वो चीज़ एसोसिएशन में नहीं है तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि तुम जाकर एक बार नीलामी घर देखाओ। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है जिस खास चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें वहां मिल जाए। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वो जानता था कि कोई ऐसी खास चीज़ जो हकीम एसोसिएशन के पास तक नहीं थी वो ज़रूर नीलामी घर जैसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। यही सोचते हुए ध्रुव कुर्सी पर से खड़ा हो गया और चेहरे पर हल्की उदासी के साथ उसने अपने हाथ जोड़ते हुए दोनों हकीमों से कहा, अब जो मुझे वो चीज़ मिली ही नहीं जिसकी मुझे तलाश थी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। ये कहकर उसने दोनों को एक मुस्कुराहट दी, जिसके बाद वो सीधे उस कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन ध्रुव को इतना उदास होकर जाते देख हकीम लोका से रहा नहीं गया और उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुव से कहा, लड़के रुको। हकीम की बात सुनते ही ध्रुव तुरंत पलट गया और उसने हकीम लोका को कुछ सोचते हुए देख उनसे सवाल किया, जी हकीम लोका, कहिए। इस पर हकीम लोका ने पहले एक नज़र हकीम तुरान की तरफ देखा और फिर ध्रुव को देखकर उससे सवाल किया, क्या तुम्हें सच में वो बर्फीला फव्वारा चाहिए है। आखिर क्यों रोका हकीम लोका ने ध्रुव को, क्या उनके पास वो बर्फीला फव्वारा है जिसकी तलाश ध्रुव को है। 134 क्या हकीम शांडिल का कोई भाई भी है। हकीम लोका का सवाल सुनकर ध्रुव तुरंत पीछे मुड़ा और उसने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, हाँ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कहकर उसने देखा कि हकीम लोका गहरी सोच में पड़ गए थे, जिसे देखकर ध्रुव की धड़कनें तेजी होने लगी। वो मन ही मन खुश होने लगा और उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ लोका से पूछा, हकीम लोका, क्या आपके पास बर्फीला फव्वारा है। उसके इस सवाल से हकीम लोका के बगल में बैठे हकीम तुरान भी हैरान होकर लोका को देखने लगे। वो भी नहीं जानते थे कि आखिर हकीम लोका ने ध्रुव को किस लिए रोका था। तभी हकीम लोका ने हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ, नहीं, मेरे पास वो नहीं है। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो गई और अब उसके चेहरे पर एक बार फिर उदासी छाने लगी। लेकिन उसे इस हाल में देख लोका ने कुछ याद करते हुए ध्रुव से आगे कहा, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी के घर पर तो वो चीज़ ज़रूर थी। हकीम लोका के इतना कहते ही ध्रुव की आंखें खुशी से बड़ी हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए सवाल किया, अच्छा, कौन है वो आदमी और वो कहाँ रहता है।
इस पर लोका ने मुस्कुराकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम उस चीज़ की बहुत बड़ी रकम चुकाने को तैयार नहीं हो तो फिर वो आदमी तुम्हारी बात पर ध्यान भी नहीं देगा। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा हिचकिचाने लगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं जानता था कि बहुत बड़ी रकम से हकीम लोका का मतलब क्या था। इसलिए उसने अपने उत्साह को काबू करते हुए हकीम लोका को जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा हकीम लोका। और तभी अचानक हकीम तुरान को भी समझ आ गया कि हकीम लोका किस आदमी की बात कर रहे थे। उसके बारे में सोचते ही हकीम तुरान ने चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई और उन्होंने हैरान होते हुए कहा, लोका कहीं तुम जामिल की बात तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर तुम उसकी बात कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वो आदमी अपनी चीज़ों को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखता है। फिर भी तुम उससे सौदा करने के बारे में सोच रहे हो। तुरान को इस तरह परेशान होते देख हकीम लोका अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा, हाँ जामिल की ही तो बात कर रहा हूँ मैं। मुझे याद है कि जब मैं उसके घर गया था तब उसने बर्फीले फव्वारे का जिक्र किया था। लेकिन तुरान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक नंबर का कंजूस मक्खीचूस आदमी है वो। उसने वो चीज़ मुझे अच्छे से देखने तक नहीं दी। तभी तुरान ने लोका की बात सुनकर ध्रुव की तरफ देखकर थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ध्रुव, जिस आदमी की बात हकीम लोका कर रहे हैं, अगर उसके पास सच में बर्फीला फव्वारा हुआ भी तो भी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम उसे ऐसा कुछ दे पाओगे जिसके बदले में वो तुम्हें वो चीज़ दे दे। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव की तरफ देखा और उसकी मजबूरी के बारे में सोचने लगे। दूसरी ओर उस आदमी के नाम का जिक्र होते ही दोनों हकीमों की हालत देखने के बाद ध्रुव ने भी थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल किया, ये जामिल कौन है? और उसके इस सवाल का जवाब देते हुए हकीम लोका ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, जामिल एक रैंक 3 का हकीम है जिसके पास बहुत सी ऐसी खास और बेशकीमती चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओहान साम्राज्य का हर हकीम मन ही मन उस आदमी से जलता है। ये सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, तो क्या वो हकीम एसोसिएशन के मेंबर नहीं है? इस पर हकीम तुरान ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, नहीं, वो आदमी सच में बहुत अजीब है। वैसे देखा जाए तो वो दवा अच्छी बना लेता है, लेकिन उसकी बजाय वो अपना पूरा वक्त अनोखी और बेशकीमती चीज़ें ढूंढने में लगा देता है, जिस वजह से वो अभी भी एक रैंक 3 का हकीम ही है। सच कहूँ तो अब वो पूरी तरह से अनोखी चीज़ों के पीछे पागल हो चुका है, और अब अगर उसे कहीं से भी पता चल गया कि किसी के पास कोई अनोखी चीज़ है तो जामिल उस इंसान को तब तक उस चीज़ के लिए परेशान करता रहेगा जब तक सामने वाले का सिर परेशानी में न दुखने लग जाए। तुरान के बात करने के तरीके से ध्रुव को समझ आ रहा था कि हकीम तुरान को खुद पहले कभी जामिल की वजह से परेशान होना पड़ा होगा, इसलिए वो उससे इतने खिसियाए हुए थे। उनकी ये हालत देखकर हकीम लोका को भी वो किस्सा याद आ गया और उन्होंने हंसते हुए तुरान से कहा, अरे हाँ, अब मुझे याद आया, वैसे देखा जाए तो उस मामले में गलती तुम्हारी ही थी तुरान। अगर तुम रोमांच ढूंढते ढूंढते वो खूनी मशरूम नहीं ढूंढते तो वो नौबत ही नहीं आती। और चलो तुमने वो मशरूम ढूंढा तो ढूंढा, लेकिन उसके बारे में शहर भर में ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी? वैसे मानना पड़ेगा, जामिल जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। तुम्हें याद है वो पूरे 1 साल तक उस मशरूम के लिए तुम्हारा दिमाग खाता रहा था। और जैसे ही हकीम तुरान को वो किस्सा एक बार फिर याद आया तो वो अपना सिर खुजाते हुए परेशान दिखने लगे। ये देखकर ध्रुव ने उनसे सवाल किया, लेकिन आपका रैंक तो उनके रैंक से ज़्यादा है ना, तो फिर वो कैसे आपको इतना तंग कर सकते हैं? ध्रुव को लगा कि इतने बड़े हकीम होने के बावजूद वो दोनों आखिर क्यों इस रैंक 3 के हकीम से परेशान हो रहे थे। कि तभी तुरान ने उसे जवाब देते हुए कहा, देखा जाए तो हमारा रैंक उससे ज़्यादा है, लेकिन उसका एक ताकतवर छोटा भाई भी है, और इस पूरे ओहान साम्राज्य में कोई भी उस आदमी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर ध्रुव को तुरंत जानने की इच्छा हुई कि आखिर वो कौन आदमी था जिसे इतने ताकतवर रैंक 4 के हकीम भी ताकतवर मानते थे। और इसी इच्छा के चलते ध्रुव ने हकीम तुरान से हैरान होते हुए पूछा, ताकतवर भाई, लेकिन वो है कौन? इस पर हकीम तुरान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे हकीम लोका की तरफ देखने लगे। तभी हकीम लोका ने आह भरते हुए ध्रुव के सवाल का जवाब दिया, और कौन होगा? वही गोलियों का राजा कहा जाने वाला शांडिल। सच कहूँ तो अगर जामिल के सिर पर शांडिल का हाथ न होता तो उसकी बेशकीमती चीजें लोग न जाने कितने बार चुरा चुके होते। जामिल के भाई का नाम सुनते ही ध्रुव भी चौंक गया, लेकिन फिर उसे समझ आने लगा कि जामिल अपने आप को इतना खास क्यों समझता था। ध्रुव अब तक अच्छे से जान चुका था कि ओहान साम्राज्य में अगर किसी हकीम का सबसे बड़ा नाम था
तो वो गोलियों का राजा शांडिल ही था। तभी हकीम तुरान ने हकीम लोका की बात को आगे बढ़ाते हुए ध्रुव से कहा, वैसे अच्छी बात यह है कि जामिल चाहे जितना परेशान करता हो, लेकिन वो दिल का अच्छा है। और अगर तुम उससे मिलने जाओ तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके पास आकर शांडिल का नाम ले। वैसे तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो आज जो कुछ भी है उसके पीछे शांडिल का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई उसके सामने शांडिल का नाम लेता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसलिए तुम्हें खास ध्यान रखना होगा कि तुम उसके सामने ये गलती न करो, क्योंकि अगर तुमने उसे गुस्सा दिला दिया फिर चाहे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज क्यों न हो, जामिल तुमसे सौदा नहीं करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी बर्फीला फव्वारा हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर ध्रुव के दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आया, क्या वो यही ब्लैक रॉक सिटी में रहते हैं? जिस पर हकीम लोका ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ। लेकिन क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहते हो? ये सवाल पूछने के बाद हकीम लोका के चेहरे पर ध्रुव के लिए हल्की सी फिक्र दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे किसी भी हाल में बर्फीला फव्वारा चाहिए है, और अगर उसके लिए जामिल मुझसे कुछ ऐसी बेशकीमती चीज़ भी मांगते हैं जिसका मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ, तो मुझे वो चीज़ उन्हें देनी ही होगी, फिर चाहे उसे पाने के लिए मुझे अपनी जान भी जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। ये सुनकर हकीम लोका ध्रुव के पास आ गए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, बेचारा लड़का। बाकी लोग उसे किसी बीमारी की तरह मानकर उससे दूर रहते हैं, लेकिन तुम तो खुद शेर के मुंह में जा रहे हो। चलो तो फिर ऐसा ही सही, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस पर हकीम तुरान ने तुरंत हकीम लोका को समझाते हुए कहा, अच्छा है, जाओ जाकर उससे मिलकर आओ, और उसे मेरा मैसेज भी दे देना कि सभी के लिए अच्छा यही होगा कि जामिल कभी हमारी हकीम एसोसिएशन में कदम न रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस एक आदमी की वजह से हमें न जाने कितने हकीमों से हाथ धोना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर ये याद नहीं रखूंगा कि वो शांडिल का भाई है। समझा देना उसको। ये सुनकर हकीम लोका को हंसी आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि अंदर ही अंदर हकीम तुरान जामिल की वजह से घबरा जाता था। उसके बाद उन्होंने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, चलो लड़के, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस आदमी तक ले चलता हूँ। उसके बाद वो तुम्हें बर्फीला फव्वारा देता है या नहीं, वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए अपना सिर हिलाया और मन ही मन उस आदमी के पास जाने के लिए बेताब होने लगा। वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि वो हकीम एसोसिएशन में टेस्ट देने आ गया, नहीं तो न जाने उसे बर्फीला फव्वारा ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता, और क्या पता ऐसा करने में ध्रुव को कितना वक्त लग जाता। उसके बाद हकीम लोका उठकर उस कमरे के बाहर जाने लगे और ध्रुव धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। बाहर निकलकर हॉल से गुजरते हुए बहुत हकीमों ने हकीम लोका को वहां से जाते हुए देखा और उन्हें नमस्ते करने के लिए उनके पास आ गए। तभी उन लोगों को हकीम लोका के साथ खड़ा ध्रुव भी दिखाई दिया, जिसके रैंक 2 के बैच को देखकर बहुत लोग दंग रह गए थे। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा और रास्ते में दिखता हर कोई ध्रुव को हकीम की कोर्ट में देखकर हैरान हो जाता कि आखिर इतने छोटे लड़के ने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। वही सभी की हैरान होती नजरों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव चुपचाप हकीम लोका के पीछे पीछे चलता रहा। फिर वो दोनों एसोसिएशन के बाहर निकले और तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद वो एक अजीब से दिखने वाले घर के सामने आकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हकीम लोका ने अपना सिर उठाकर उस घर को देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, यही वो जगह है जहां जामिल रहता है। लेकिन इसके पहले कि हम अंदर जाए, मैं तुम्हें एक और बार बताना चाहता हूँ कि बर्फीले फव्वारे को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर हकीम लोका 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने उस काले रंग के दरवाजे को खोलने के लिए उसे अंदर की तरफ धक्का दिया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा धकेल कर दोनों अंदर आए, तभी अचानक घर के अंदर से एक काले रंग का पाउडर हर तरफ से उड़ते हुए सीधे ध्रुव और हकीम लोका की तरफ आने लगा। ये इतना जल्दी हुआ कि ध्रुव भी इस चीज से घबराने लगा और वो घबराते हुए 2 कदम पीछे हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत अपनी पीठ पर से काली तलवार को एक झटके में बाहर निकाला। वो काले रंग का पाउडर दोनों पर गिरने ही वाला था कि तभी हकीम लोका ने अपने हाथों को तेजी से घुमाना शुरू किया, जिस वजह से उनके हाथ से एक जोर की हवा निकलने लगी। इस हवा की वजह से उनकी ओर आता जहरीला पाउडर दूसरी दिशा में जाते हुए घर के अंदर फैल गया। फिर जैसे जैसे वो पाउडर अंदर फैलता गया तो वो कमरा और ज्यादा काला दिखने लगा।
तभी हकीम लोका ने अपने हाथों को झटकारते हुए ध्रुव से कहा, ये बुढ़ू कभी नहीं सुधरेगा। इसे लोगों को तंग करने में बहुत मजा आता है। अगर ये पाउडर हम पर गिर जाता तो फिलहाल तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में ये हमारी स्किन में घुसकर हमें लगातार खुजली करने पर मजबूर करता रहता। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी काली तलवार पर अपनी पकड़ ढीली की, जिसके बाद मुस्कुराकर वो अपना सिर हिलाते हुए सोचने लगा कि इस घर का मालिक सही में एक बहुत अजीब आदमी था। इतने में हकीम लोका ने ध्रुव को इशारा करते हुए कहा, चलो उससे मिलने चलते हैं, और ध्यान रहे किसी भी चीज को छूना मत, क्योंकि जामिल के पागलपन का एक नमूना तो तुम देख ही चुके हो। ये कहकर वो चलकर आगे जाने लगे कि तभी अचानक से घर का दरवाजा बंद हो गया और ध्रुव एक पल रुककर कुछ सोचने लगा। उसके बाद उसने हकीम लोका का पीछा करना शुरू किया। चलते चलते वो लोग सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, जो बहुत ज्यादा पुरानी और बहुत कमजोर दिख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वो सीढ़ियां ढह सकती थी। आखिरकार वो जब सीढ़ियों से ऊपर आ गए तो ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और फिर सामने दिख रहे एक लकड़ी के दरवाजे को देखा। तभी उस दरवाजे को देखते हुए हकीम लोका ने ध्रुव से कहा, वो पक्का यही होगा, और कहाँ जा सकता है। इतना कहकर हकीम लोका ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो अचानक ऊपर से कुछ बूंदें उनके कपड़ों पर टपकने लगी, जिसे महसूस करते हुए वो तुरंत अलग हुए। तभी उन्होंने देखा कि टपकती बूंदों की वजह से उनके जादुई कोट में एक दो जगह छेद हो गए थे, जिसे देखकर हकीम लोका बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इस बूढ़े आदमी को कुछ भी अच्छे से बनाते नहीं आता। अगर इन सारी बेवकूफियों की बजाय इसने ये वक्त दवा बनाने में दिया होता तो न जाने आज ये कहाँ पहुंच जाता। हकीम लोका को इस तरह गुस्सा करते देख ध्रुव को हंसी आ गई और वो हंसने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे दरवाजे के अंदर से एक तेज आवाज सुनाई दी, किसने कहा मुझे दवा बनाते नहीं आती, और मुझे तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे बेवकूफ़ी कहेंगे, और तुमने बूढ़ा किसको बोला? बूढ़े होगे तुम, और मेरे ही घर में घुसकर मुझसे ही ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हकीम एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हो, तो मैं तुम्हें अपने घर से भगा नहीं सकता। अब न जाने ध्रुव को बर्फीला फव्वारा मिल पाएगा भी या नहीं। 135 चलो तुम्हें मिलवाता हूँ एक पागल हकीम से। हकीम जामिल की बात सुनकर हकीम लोका ने भी चिल्लाते हुए कहा, अब तुम बूढ़े हो तो क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वो तुरंत उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और ध्रुव भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर जैसे ही हकीम लोका दरवाजे के सामने पहुंचे तो उन्होंने उस लकड़ी के बने दरवाजा पर जोर से लात मारते हुए उसे खोलने की कोशिश की। तभी हकीम लोका के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली, जैसे उन्होंने किसी लोहे पर पैर मार दिया हो। इस चीख के बाद ध्रुव ने देखा कि हकीम लोका काफी दर्द में दिख रहे थे, इसलिए वो समझदारी से दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गया। तभी कमरे के अंदर से उस आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी, हाँ हाँ हाँ, अब बोलो कौन बूढ़ा है। मुझे याद है पिछली बार जब तुम आए तो तुमने लात मारकर ये लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया था, इसलिए इस बार मैंने लकड़ी के दरवाजे के भेस में लोहे का दरवाजा बनवा लिया। हाँ, वैसे तुम्हें मजा आया कि नहीं। इस पर हकीम लोका ने दर्द भरे चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बड़बड़ाया, रुक बुढ़ू मैं तुझे बताता हूँ। और तभी अचानक हकीम लोका के शरीर से शक्तियाँ बाहर आने लगी और धीरे धीरे बाहर निकली शक्तियों ने हकीम लोका को पूरी तरह से घेर लिया। इस वक्त हकीम लोका को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग से बने आदमी हो। ये देखकर ध्रुव ने मन ही मन सोचा, बाप रे, क्या शक्ति है इनके पास। इनकी शक्ति देखकर तो मुझे लगता है कि ये कम से कम ड्रोन रैंक के तो होंगे ही। ध्रुव ने देखा था कि कैसे वो पीले रंग की शक्ति हकीम लोका के शरीर से बाहर निकलते निकलते और गहरी होने लगी थी। ये देखकर ध्रुव 2 कदम और पीछे हट गया, क्योंकि वो समझ गया कि हकीम लोका अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जो हकीम लोका के आसपास सिर्फ शक्तियां ही शक्तियां दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने एक बार फिर अपने सामने के दरवाजे पर एक जोर की लात मारी, बैंग, और उनके लात मारते ही एक तेज आवाज के साथ वो लोहे का दरवाजा भी तेजी से उल्टे हुए सीधा कमरे के अंदर चला गया। ये देखते हुए ध्रुव को अंदर से फिर एक बार उस आदमी की आवाज सुनाई दी, अरे रे, ये दरवाज भी गया, तुमने बुढ़ापे के बाद भी ये कर दिखाया लोका। लेकिन जामिल की बात को नजरअंदाज कर हकीम लोका सीधे अंदर बढ़ते गए, मगर उनकी एक टांग पर अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था, जिस वजह से उनकी चाल थोड़ी लड़खड़ा रही थी। कमरे के अंदर आकर हकीम लोका ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अंदर बैठा हुआ था, और उसे देखकर लोका ने मुस्कुराते हुए कहा, जामिल, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी सारी खास चीज़ों की लिस्ट बनाकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दूंगा?
और अगर ऐसा नहीं लगता तो फिर ये लोहे का दरवाज़ा क्यों लगवाया तुमने? हकीम लोका के चेहरे को देखकर कमरे के अंदर बैठे बूढ़े आदमी ने अपना हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो मैं तुमसे थोड़ा मजाक कर रहा था। मुझे माफ करना अगर तुम्हें ज्यादा चोट आ गई तो। उद्धरण चिन्ह। जामिल के मुंह से माफी सुनकर हकीम लोका ने अपना सिर हिलाते हुए बाहर खड़े ध्रुव को अंदर बुलाया, अंदर आ जाओ ध्रुव। लेकिन ये सुनते ही जामिल की आंखें घबराहट में बड़ी हो गई और उन्होंने आवाज में डर के साथ लोका से कहा, क क्या तुम अपने साथ किसी और को भी लाए हो? क्या करना चाहते हो तुम लोका? कहीं मेरा सामान तो नहीं चुराना चाहते? जामिल को इस तरह से छटपटाते देख लोका ने उससे कुछ नहीं कहा और ध्रुव को अंदर आने का इशारा किया। और तभी ध्रुव धीरे धीरे चलकर उस कमरे के अंदर आया और अंदर आते ही उसने कमरे में अपनी नज़रें घुमानी शुरू की। तभी अचानक उसकी नज़र कमरे के एक किनारे पर रखे एक सोने के काउंटर पर पड़ी जिस पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। वो चीज़ें देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मन ही मन खुद से कहा, 7 पत्तियों वाला फूल, खूनी घास, नीले दिल का पत्थर। ये सभी वो चीज़ें थी जो बहुत ही अनोखी थी और जिसके बारे में ध्रुव अच्छे से जानता था। वो चीज़ें देखकर ध्रुव अपनी नज़रें उस काउंटर से अलग ही नहीं कर पाया कि तभी जामिल ने गुस्से में ध्रुव से सवाल किया, ए लड़के, क्या देख रहा है तू? क्या मेरे खजाने पर आंख गड़ा रहा है? बताऊं तुझे? ये सुनते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी नज़रें अनोखी चीज़ों से हटाते हुए उस अनोखे बुजुर्ग की तरफ की जो इस वक्त 2 लोगों के कमरे में होने से आग बबूला हो रहा था। उसे देखकर ध्रुव ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी और वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे ये अजीब सन की बोरा, जो काफी दुबला पतला दिख रहा था, असलियत में ओहान साम्राज्य में गोलियों के राजा कहे जाने वाले हकीम शांडिल का बड़ा भाई हो सकता था। तभी ध्रुव ने खासकर जामिल को समझाते हुए कहा, माफ कीजिएगा महान हकीम जामिल, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी अनोखी चीजें नहीं देखी हैं। आपके इस कलेक्शन को देखकर तो मुझे लगता है कि इस पूरे ओहान साम्राज्य में आपके जैसा किसी का कलेक्शन नहीं होगा, और कोई आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता। ये सुनकर जामिल के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, चलो कम से कम तुम्हें बात करते तो आती है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अभी कहा वो बिल्कुल सच है। इतने में जामिल पलटकर हकीम लोका को देखने लगे और उन्होंने पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, खैर लोका, किस काम से आए हो यहाँ? जल्दी करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत बिजी आदमी हूँ मैं। इस पर हकीम लोका को हल्का गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए जामिल से कहा, इस लड़के को किसी चीज़ की ज़रूरत है जामिल, इसलिए मैं इसे यहाँ तुमसे मिलाने ले आया। हकीम लोका की बात सुनकर जामिल ने ध्रुव को पहले गौर से देखा और फिर जामिल की नज़र ध्रुव की स्टोरेज अंगूठी पर पड़ी, जिसके बाद कुछ सोचते हुए उन्होंने लोका से कहा, अच्छा, वैसे मैं तो इस लड़के को जानता ही नहीं हूँ, तो फिर इसे यहाँ क्यों लाए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का मुझे कुछ खास चीज़ बेचने आया है? अगर ऐसा है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया लोका। अगर मुझे इस लड़के की अनोखी चीज़ पसंद आई तो मैं शायद इसे मुमांगी कीमत भी दे सकता हूँ। इस पर ध्रुव ने तुरंत जामिल की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, नहीं महान हकीम जामिल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ ये पता करने आया हूँ कि आपके पास बर्फीला फव्वारा है क्या? ध्रुव की ये बात सुनते ही जामिल कुछ पल के लिए कुर्सी पर ही जम गए। फिर उन्होंने अपना सिर तेजी से हिलाते हुए ध्रुव से कहा, नहीं, मेरे पास नहीं है वो, तुम गलत इंसान के पास आ गए। मेरे पास वो चीज़ हो ही नहीं सकती। वही ध्रुव देख रहा था कि जामिल कैसे किसी बच्चे की तरह पेश आ रहे था और ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने देखा कि कैसे बर्फीले फव्वारे का जिक्र करते ही जामिल के चेहरे पर एक हैरानी छा गई थी, और ये हैरानी शायद इस बात की थी कि आखिर ध्रुव जैसे लड़के को बर्फीले फव्वारे के बारे में पता कैसे चला। इतने में हकीम लोका ने कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए जामिल से कहा, झूठ मत बोलो जामिल, याद नहीं है पिछली बार तुमने ही तो मुझे उसके बारे में बताया था कि तुम्हें बर्फीले फव्वारे की एक बोतल किसी आदमी से मिली थी। अरे मुझे अच्छे से याद है, शायद बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। इस पर जामिल ने गुस्से में लोका को जवाब देते हुए कहा, भाड़ में जाओ, तुम होगे बूढ़े, और आइंदा ध्यान रखना कि तुम मुझसे मिलने कभी ना आओ। अपने सफ़ेद झूठ का पर्दाफाश होते देख जामिल को गुस्सा आ गया, जिसे देखकर हकीम लोका ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, देखो ध्रुव, मैं तुम्हें यहाँ इससे मिलवाने ले आया हूँ।
अब यहाँ से तुम्हें ही देखना है कि तुम कैसे इस आदमी से बर्फीला फव्वारा निकलवा पाते हो। अगर तुम्हारा काम हो जाए तो मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। इतना कहने के बाद हकीम लोका ने जामिल की तरफ एक नज़र भी न देखते हुए सीधे कमरे के बाहर जाने का फैसला किया। जाते जाते हकीम लोका उस टूटे दरवाजे की जगह पर वहां की दीवार को छूते हुए लकड़ी का एक दूसरा दरवाजा ले आए, जिसे वो बंद करते हुए बाहर चले गए। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि हकीम लोका उस कमरे से चले गए थे, तो वो सीधे चलकर जामिल की कुर्सी के पास आया और उसने देखा कि वहां जो दूसरी कुर्सी रखी हुई थी उस पर काफी धूल जमी थी, जिसे उसने फूंक मारकर पहले साफ किया और फिर वो सीधे जामिल के सामने बैठ गया। वही जामिल की आंखें सबसे पहले बंद दरवाजे को देखने लगी, जिसके बाद उसने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए उससे धीमी आवाज में कहा, लड़के मेरी बात मानो तो भूल जाओ, मैं तुम्हें बर्फीला फव्वारा कभी नहीं दे पाऊंगा। जामिल की इस बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, महान हकीम जामिल, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी सौदा है जो नहीं किया जा सकता। और अगर कोई सौदा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये हुआ कि खरीदार ने बदले में वो चीज़ नहीं निकाली है जिसकी बेचने वाले को ज़रूरत है। ध्रुव के मुंह से ये बात सुनकर जामिल के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसके साथ उन्होंने ध्रुव से कहा, अच्छा, वैसे अगर तुम ये जानते हो तो फिर यहाँ पर क्यों हो? मुझसे झूठ बिल्कुल मत बोलना कि तुम्हें बर्फीला फव्वारा किसी की जान बचाने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं जब सौदा करता हूँ तो कभी जज्बातों पर ध्यान नहीं देता, यही मेरे सौदे करने का तरीका है। जामिल की मुस्कुराहट में एक तरह की शरारत थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ध्रुव के पास ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इस पर ध्रुव ने जामिल को देखते हुए कुछ सोचना शुरू किया कि आखिर जामिल को किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती थी। ध्रुव सोचते हुए अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा, जिसे देखकर जामिल ने उससे कहा, लड़के क्या सच में तुम्हारे पास कुछ खास है? लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, मुझे किसी तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर चाहे वो कोई क्लास 3 की ही तकनीक क्यों न हो। वैसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास वो होगी, लेकिन अगर है भी तो भी मैं वो नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि वो खास नहीं है, वो तो बस मुझे सिर्फ खास जड़ी बूटियों से प्यार है। ये कहकर हकीम जामिल ध्रुव को इशारा कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। फिर उन्होंने अपना हाथ काउंटर पर रखी अनोखी चीज़ों की तरफ करते हुए ध्रुव से कहा, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई खास चीज़ ही तो फिर हम बात करते हैं, नहीं तो तुम भी हकीम लोका की तरह यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर ध्रुव ने पहले तो अपना सिर हिलाया, फिर थोड़ा और सोचते हुए उसने अपने सामने रखी टेबल को उंगलियों से थपथपाना शुरू किया। उसके बाद उस कमरे में कुछ देर और सन्नाटा छाया रहा, जिसके बाद ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी को रगड़ना शुरू किया और फिर उसमें से एक हरे रंग की बोतल बाहर निकाली। उस हरे रंग की बोतल को ध्रुव के हाथ में देखते ही उसके सामने बैठे जामिल की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और वो ये सोचने लगे कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी खास चीज़ थी जिसके बदले में ध्रुव उनसे बर्फीला फव्वारा लेना चाहता था। इतने में ध्रुव ने उस बोतल को भी रगड़ना शुरू किया, जैसे कि उसका उस बोतल से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो। ये लगाव जामिल को दिखाने के लिए था, जिसके बाद उसने धीरे धीरे उस हरे रंग की बोतल का ढक्कन खोलकर उस बोतल को सामने रखी टेबल पर रख दिया। और ध्रुव के ऐसा करते ही उस बोतल में से एक अलग सी खुशबू निकलने लगी, जिसके साथ ही अचानक से उस कमरे में गर्मी भी बढ़ने लगी। ये देखकर जामिल की आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने अपने आसपास की हवा को गर्म होते हुए महसूस किया, जिसके बाद वो बोतल से निकलते पर्पल रंग के धुएं को देखने लगे। इस वक्त जामिल की झुर्रियों वाली आंखें पूरी तरह से सामने टेबल पर रखी हरी बोतल पर गड़ी हुई थी। और थोड़ी देर यूं ही उस बोतल को घूरने के बाद हकीम जामिल ने अपने सूखे होंठों को अपनी जुबां से थोड़ा नम किया और फिर तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वो हरे रंग की बोतल अपने हाथ में पकड़ ली। फिर उस बोतल को हाथ में पकड़ते ही जामिल ने सबसे पहले उस बोतल में से निकलती खुशबू को अपनी नाक के पास लाकर महसूस किया और एक झटके में उन्हें अपने पूरे शरीर में एक आग सी जलती समझ आने लगी। और तभी उन्हें समझ आया कि उस चीज़ की हल्की सी महक अंदर लेते ही उनका कछुए जैसा शरीर अचानक किसी शेर की तरह फुर्तीला हो गया था। और इस एहसास को महसूस करते हुए जामिल ने खुश होकर ध्रुव से कहा, ये तो कमाल की चीज़ है। इतना कहकर वो उस बोतल को हैरानी में देखते रहे और फिर अचानक से उन्होंने अपने बगल में रखे कूड़े में से एक छोटी सी कांच की प्लेट और एक खोखली सुई बाहर निकाली। फिर बाहर निकालते ही जामिल ने उस सुई को सीधे हरे रंग की बोतल के अंदर डालते हुए उस बोतल को हल्का सा दबाया, जिससे उस छोटी सी सुई में थोड़ा पर्पल जादुई लिक्विड भर गया। उस लिक्विड को ध्यान से देखकर
जामिल ने उसे उस छोटी सी कांच की प्लेट पर जैसे ही डाला तो ध्रुव और जामिल दोनों ने देखा कि उस लिक्विड में से अचानक एक पर्पल कलर की आग निकलने लगी। ये देखकर जामिल गहरी सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने तुरंत पलटकर पीछे से एक मोटी किताब उठाई और फिर उसे हड़बड़ाते हुए खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगे। उस किताब में कुछ ढूंढते हुए जामिल को ध्रुव लगातार देख रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी कर क्या रहा था। कहीं ये उस जादुई लिक्विड के बारे में इस किताब से तो पता नहीं लगा रहा था। तभी टेबल पर रखी हरे रंग की बोतल को देखते हुए ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी। सच तो ये था कि ध्रुव उस बोतल को जामिल के हाथों नहीं देना चाहता था और अगर उसे फिलहाल बर्फीले फव्वारे की जरूरत नहीं होती तो शायद ध्रुव यहाँ से कब का जा चुका होता। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी आगमूल शक्ति के लिए ये जादुई लिक्विड कितना काम आ सकता था, जो उसकी शक्तियाँ बढ़ाने का काफी वक्त भी बचा लेता। क्या जामिल बर्फीले फव्वारे के बदले जादुई लिक्विड के लिए राजी होगा? 136 ये टू बर्फीला फव्वारा दहाई नहीं रहा। कुछ वक्त पहले जब ध्रुव तिलिस्मी जानवरों के इलाके में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तब उसने तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड को 6 बोतलें में भरकर अपने पास रख लिए था। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए वो बूंद बूंद करके वो जादुई लिक्विड पीता गया और उसकी वजह से उसने लगभग आधी बोतल जादुई लिक्विड की खाली कर दी थी। इसका मतलब उसके पास अब सिर्फ 5 बोतलें बची हुई थी। लेकिन वो जानता था कि हकीम जामिल से बर्फीला फव्वारा हासिल करने के लिए उसे बदले में कुछ बहुत ही खास चीज देनी थी और इसलिए ध्रुव ने उन्हें वो तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड पकड़ाना सही समझा। ध्रुव ये भी अच्छे से जानता था कि कोई भी वो जादुई लिक्विड आसानी से हासिल नहीं कर सकता था और इसलिए वो काफी बेशकीमती चीज थी। ऊपर से इस जादुई लिक्विड की रक्षा खुद शक्ति सम्राट जितना ताकतवर रैंक 6 का तिलिस्मी शेर कर रहा था, इसलिए कोई भी उस लिक्विड को चुराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इतने में जामिल को अचानक उस किताब में कुछ मिला, जिसे देखकर उन्होंने खुशी से चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा, मिल गया मुझे। इतने कहकर वो ध्रुव को वो किताब का पन्ना दिखाने लगे, जिसे देखकर उनके चेहरे पर काफी खुशी झलकने लगी थी। तभी ध्रुव ने उस पुरानी सी किताब के पुराने दिख रहे पन्ने को ध्यान से देखा और उसे दिखा कि उस पर एक बड़ा सा जानवर बना हुआ था जिसके शरीर पर क्रिस्टल्स लगे हुए थे। वो जानवर कोई और नहीं बल्कि एक उड़ने वाला तिलिस्मी शेर था। फिर जैसे ही ध्रुव ने उस कागज पर बने शेर को देखा तो उसके सामने बैठे जामिल ने किताब में से कुछ पढ़ते हुए ध्रुव से कहा, तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड। ये जादुई लिक्विड एक तिलिस्मी शेर से निकलता है और तिलिस्मी शेर के बच्चे के लिए होता है। ये लिक्विड बहुत ही खास है और इसलिए 100 सालों में एक बार ही मिल पाता है। जो लोग आगमूल शक्ति वाले हैं उनके लिए ये जादुई लिक्विड एक ऐसा खजाना है जिसके सामने ढेर सारा सोना भी शायद कम पड़ जाए। इतना कहकर जामिल ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और उससे कहा, लड़के, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने ये कैसे हासिल किया होगा। तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड तो एक बहुत ही ज्यादा खास चीज है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा क्योंकि मन ही मन उसे लगा था कि दिल पर पत्थर रखकर ही सही, कम से कम उसे अब शायद बर्फीला फव्वारा तो मिल जाता। तभी जामिल की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, मुझे ये अनजाने में मिला महान हकीम जामिल, वैसे आपको ये जादुई लिक्विड कैसा लगा? क्या आप इसे देखकर खुश हुए? ये सुनकर हकीम जामिल ऊपर देखकर अचानक हंसने लगे। फिर उन्होंने हाथ में पकड़ी सुई को कांच की छोटी सी प्लेट पर रखकर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, लड़के, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। इस पर ध्रुव मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, ध्रुव शौर्य। ये सुनते ही हकीम जामिल ने अपनी बात आगे कही, हाँ तो ध्रुव। ओह, दरअसल अब कैसे बताऊं तुम्हें? देखो, तुम जिस बर्फीले फव्वारे की तलाश कर रहे हो उसकी खासियत के बारे में तो जानते हो न। मेरा मतलब वो बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है। जामिल की इस बात से ध्रुव मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे लगा कि जामिल उसे कोई नौसिखिया समझ रहे थे जिसे बर्फीले फव्वारे की खासियत के बारे में नहीं पता था। यही सोचकर मुस्कुराते हुए ध्रुव ने उन्हें जवाब दिया, महान हकीम जामिल, मैं बर्फीले फव्वारे की खासियत के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड जैसी खास चीज क्यों बाहर निकालता। लेकिन ये सुनकर भी जामिल ज्यादा खुश नहीं हुए और उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए आगे कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड बहुत खास है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि ये सिर्फ वो लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे जिनकी मूल शक्ति आग हो। इस वजह से इसकी कीमत काफी कम हो जाती है। कुछ समझे?
इस पर ध्रुव ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर अपने सामने रखी बोतल का ढक्कन लगाते हुए उसने हकीम जामिल की आंखों में देखते हुए कहा, महान हकीम जामिल, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं और आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड के इस्तेमाल से आग मूल शक्ति के लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ तक कि इसे हासिल करने के लिए न जाने कितने हकीम अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लुटाने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस लिक्विड की खासियत को गलती से भी कम मत समझिए। मेरा मतलब है कि आप तो कितने सालों से ऐसी खास चीज़ें इकट्ठा करते आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको तो इसकी कद्र होनी ही चाहिए। ये कहकर ध्रुव ने देखा कि जामिल बिना कुछ कहे कुछ सोचने लगे थे। ये देखकर ध्रुव ने अपनी बात आगे कही, मुझे साफ समझ आ रहा है कि आप इस तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड को कम खास बताकर बर्फीले फव्वारे का दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास सिर्फ यही बोतल है जादुई लिक्विड की, और अगर आपकी इच्छा हो तो इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे दे या फिर मना कर दें। और सच कहूँ तो जितनी भी खास चीज़ें मेरे पास हैं, उनमें से सबसे खास मैं इस लिक्विड को ही मानता हूँ। इसलिए अगर आपको ये कम कीमती लग रही है तो कोई बात नहीं, मुझे शायद अपने बर्फीले फव्वारे हासिल करने के सपने को भूलना पड़े, और मैं इसे भूलने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव को ऐसा कहते देख अचानक हकीम जामिल का मुंह खुल गया और वो हैरान होकर अपने सामने बैठे लड़के को देखने लगे। जामिल जिंदगी भर लोगों का फायदा उठाते रहे, लेकिन आज उन्हें एक ऐसा जवान लड़का मिल गया था जो उनका दांव उन पर ही बखूबी चल रहा था। ये देखकर वो थोड़ी और गहरी सोच में पड़ गए, जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद हकीम जामिल ने अपनी झुर्रियों वाली आंखें ध्रुव की तरफ करते हुए उससे कहा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है तुम्हें बताने में कि ये सौदा नहीं हो सकता। लेकिन जामिल के मुंह से ये सुनने के बाद भी ध्रुव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा, बल्कि उसने अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा अफसोस मनाया और फिर सामने रखी बोतल को तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। इसके बाद ध्रुव मुस्कुराते हुए कुर्सी पर से खड़ा हुआ और फिर उसने इसी मुस्कुराहट के साथ जामिल से कहा, माफ़ कीजिएगा महान हकीम जामिल कि मैंने आपको तंग किया। ब्लैक रॉक सिटी में ये मेरा आखिरी दिन था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आ जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं। कल मैं ओहान साम्राज्य छोड़कर जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कभी न कभी हमें कोई सौदा करने का मौका मिलेगा। ये कहकर ध्रुव ने जामिल के सामने अपने हाथ जोड़े और बिना किसी झिझक के वो मुड़कर सीधे कमरे से बाहर जाने लगा। वही अभी भी कुर्सी पर बैठे जामिल ने जैसे ही सुना कि ध्रुव कल ओहान साम्राज्य छोड़कर जाने वाला था, तो अचानक उनके पैर हल्के हल्के कँपकँपाने लगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो चुपचाप ध्रुव को कमरे के बाहर जाते हुए देखते रहे। उस कमरे में इस वक्त एक अजीब सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ ध्रुव के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वही ध्रुव कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ये महसूस कर रहा था कि उसकी बातों का जामिल पर शायद कोई असर नहीं पड़ा। तभी उसने देखा कि वो कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल नज़दीक आ गया और ये देखकर उसके मुस्कुराते चेहरे पर हल्का पसीना आने लगा। सच तो ये था कि ध्रुव को किसी भी हाल में वो बर्फीला फव्वारा चाहिए था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने जामिल से हार मान ली तो फिर शातिर लोमड़ी जैसा जामिल उसका फ़ायदा उठाकर उससे बहुत बड़ी कीमत वसूलने को तैयार रहता। और ध्रुव ये भी जानता था कि अगर ऐसा होता तो उसे शायद अपनी 5 बची जादुई लिक्विड की बोतल देनी पड़ जाती, इसलिए ध्रुव ने बर्फीले फव्वारे के लिए ये दाव खेलना सही समझा। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया और ध्रुव ने हल्के गुस्से के साथ मन ही मन सोचा, ये बुढ़ू तो सच में पुराना खिलाड़ी निकला। ये तो बहुत सिद्धि है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसे तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड जैसी चीज़ कैसे नहीं पसंद आई। यही सोचते हुए ध्रुव अपने आप से बात कर रहा था और तभी उसने महसूस किया कमरे का दरवाज़ा उससे सिर्फ 5 कदम की दूरी पर आ गया था, जबकि उसके पीछे बैठे हकीम जामिल अभी भी चुप बैठे हुए थे। तभी ध्रुव ने उदासी में अपनी आंखें बंद करके मन में आखिरी के कदम गिनने शुरू कर दिए। 4 कदम, 3 कदम, 2 कदम, 1। फिर जैसे ही ध्रुव अपना आखिरी कदम रखकर दरवाज़ा खोलने वाला था, तब वो एक पल के लिए अपना हाथ दरवाजे पर रखकर वही खड़ा हो गया। उसके बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए जोर से अपने दांत पीसे और अपने दिल को संभाला, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका दांव नाकाम रहा। और यही सोचते हुए ध्रुव ने आखिरकार उस कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर वो चुपचाप बाहर जाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, ओहो, ठीक है तुम जीते, वापस आ जाओ लड़के। सच कहूँ तो अपनी पूरी जिंदगी में मैंने तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड जैसी कोई चीज़ नहीं देखी।
तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि अगर वो कोई और चीज होती तो तुम्हें जरूर यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता। वो आवाज ध्रुव को किसी बिजली के झटके जैसी लगी, जिससे उसके दिल का सारा गम एक चुटकी में टूट गया और उसके चेहरे पर एक राहत की सांस आई। तभी ध्रुव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और फिर वो धीरे धीरे पलटकर वापस जामिल के सामने चलकर आने लगा, जिसके बाद वो सीधे उसके सामने रखी कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। फिर कुर्सी पर बैठते ही ध्रुव ने हकीम जामिल को देखते हुए एक मुस्कुराहट दी, जिसके बाद उसने एक बार फिर अपनी स्टोरेज अंगूठी को रगड़ते हुए उसमें से एक हरे रंग की बोतल बाहर निकाली और फिर उसे सामने रखी टेबल पर रखते हुए जामिल से कहा, महान हकीम जामिल, इस चीज की कद्र करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर हकीम जामिल अपना सिर हिलाने लगे और फिर उन्होंने सामने रखी हरे रंग की बोतल को अपने हाथों में जैसे ही उठाया तो उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे बारिश में भीगे किसी प्रेमी का होता है जब वो अपनी बिछड़ी प्रेमिका से मिलता है। और तभी हकीम ने उस बोतल का ढक्कन खोलते हुए उसकी खुशबू को महसूस किया, जिससे उनके चेहरे पर उस चीज का एक खुमार सा चढ़ता दिखाई दिया। इस एहसास को महसूस करते हुए जामिल ने ध्रुव से कहा, बहुत सालों पहले मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आज तक इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। आज इस बोतल में बंद जादुई लिक्विड को देखकर मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। जामिल में आए इस बदलाव को देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस आदमी के लिए ये चीजें इंसानों से ज्यादा कीमती थी और वो इस वक्त उस बोतल को अपने हाथ में ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कोई सनकी बूढ़ा राजा किसी साकी को महसूस करता हो। तभी ध्रुव ने जामिल का ध्यान अपनी ओर करने के लिए खांसते हुए उनसे कहा, कौफ महान हकीम जामिल, क्या अब आप बर्फीला फव्वारा बाहर निकाल कर मुझे दिखा सकते हैं? ये सुनते ही हकीम जामिल का खुमार उतरा और उन्होंने हड़बड़ाते हुए ध्रुव को समझाया, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से हिलना भी मत और गलती से भी कुछ छूने की कोशिश मत करना। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी, जिसे देखकर हकीम जामिल ने उस हरे रंग की जादुई लिक्विड से भरी बोतल को अपने पास ही रखा और फिर चलकर पास की ही दीवार पर लगातार थपथपाने लगे। ये देखकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि आखिर ये हकीम कर क्या रहे थे कि तभी कुछ देर दीवार को थपथपाने के बाद जामिल उसे ठोकने लगे और तभी अचानक उस दीवार पर एक गड्ढा दिखाई देने लगा। उस गड्ढे को देखकर हकीम जामिल ने ध्रुव से कहा, यहीं बैठे रहना और इस जगह से हिलना भी मत। इतना कहकर हकीम जामिल धीरे धीरे उस गड्ढे को बड़ा करते हुए उसमें अपना हाथ डालने लगे, लेकिन उन्हें देखते हुए ध्रुव ने जरा भी हिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि ये हकीम कभी भी सनक सकता था। ध्रुव को पहले ये डर भी था कि कहीं ये हकीम उस पर हमला करके वो जादुई लिक्विड न छीन ले, लेकिन ध्रुव जानता था कि आचार्य विदुर के होते हुए उसे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद ध्रुव ने देखा कि हकीम जामिल ने उस छेद में से एक सफेद रंग का डिब्बा बाहर निकाला और फिर वो पलटकर सीधे ध्रुव के पास आने लगे। वो जैसे जैसे ध्रुव के पास आते गए, ध्रुव ने देखा कि वो सफेद रंग का डिब्बा काफी अच्छी तरह से बंद किया गया था। तभी जामिल ने वो डिब्बा लाकर टेबल पर रख दिया, जहां से ध्रुव उसे अच्छी तरह देख सकता था। डिब्बे को ध्यान से देखते हुए ध्रुव की नज़र उसके ऊपरी हिस्से पर पड़ी, जिसमें से छोटा सा छेद बना हुआ था। वैसे तो उस छेद को ढका गया था, लेकिन फिर भी ध्रुव महसूस कर पा रहा था कि उसके अंदर कोई बहुत ही ठंडी चीज थी, जिसकी बर्फीली हवा हल्की हल्की बाहर आ रही थी। उस डिब्बे को देखते हुए हकीम जामिल के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, क्योंकि वो अपनी चीज़ों से इतना प्यार करते थे कि उसे किसी चीज़ के बदले नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल को समझाते हुए उस डिब्बे के कवर को हटाया और उनके कवर हटाते ही अचानक से एक बहुत ठंडा कोहरा उस डिब्बे में से निकला और पूरे कमरे में फैल गया, जिसकी वजह से पलक झपकते ही वो जगह बहुत ज़्यादा ठंडाने लगी। ध्रुव ने वैसे तो ये ठंडक महसूस की थी, लेकिन फिर भी वो उसे नज़रअंदाज कर डिब्बे के अंदर रखी चीज़ को गौर से देखने लगा। तभी उसे दिखा कि डिब्बे के अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी और उस बर्फ के बीचों बीच एक छोटी सी बोतल रखी हुई थी। उस छोटी सी बोतल के चारों तरफ एक ठंडी हवा बरकरार थी और ये हवा इतनी ठंडी थी कि पल भर में न जाने कितनी बर्फ जमा दे। उस हवा को बोतल से बाहर निकलते हुए देख हकीम जामिल ने काफ़ी अफसोस जताते हुए उसे ध्रुव की तरफ धकेल दिया और फिर दर्द भरी धीमी आवाज़ में उससे कहा, रख लो इसे, यही है वो बर्फीला फव्वारा जिसकी तुम्हें तलाश थी। न जाने अब ध्रुव के इस रोमांचक सफ़र पर और कैसे कैसे मोड़ आने बाकी है। उसकी इसी कहानी से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट FM पर।